हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज के वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी ओटीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी एक बार पंजीकरण। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने यूपीएससी ओटीआर भरा था, तो यूपीएससी ओटीआर भरते समय मैंने वहाँ पर ओटीआर के महत्व पर प्रकाश डाला था कि संस्थाएं ओटीआर क्यों भरवा रही हैं। तो ओटीआर भरवाने के 4 मेन रीजन हैं। इसका पहला रीजन ये है कि हर संस्था ये चाहती है कि वो जो भी भर्ती निकाले उस भर्ती में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करें जो कि जेन्युइन है। तो ओटीआर भरवाने से उस संस्था के पास अभ्यर्थियों की डिटेल पहले ही पहुंच जाएगी और वो संस्था ये वेरीफाई कर पाएगी कि इसमें जेन्युइन अभ्यर्थी कितने हैं और फर्जी कितने हैं। इसका दूसरा कारण ये है कि कई अभ्यर्थी जो हैं सात्विक प्रकृति के होते हैं, तो कई बार क्या करते हैं, अपने स्थान पर किसी और अभ्यर्थी का फोटो लगा देते हैं और उसके जरिए एग्जाम दिलाते हैं, और कई बार क्या होता है, नौकरी भी पा जाते हैं। तो ऐसे में जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं वो रह जाते हैं। तो संस्थाएं ये प्रयास कर रही हैं इस तरह के जालसाजों को, इस तरह के जो फर्जीवाड़े वाले जो कैंडिडेट हैं, इनको रोका जाए। तीसरा यहाँ पे कारण ये है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते समय आपसे छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं। कभी आपके नाम में मिस्टेक, कभी माता के नाम में, तो कभी पिता के नाम में, या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है उसे भरते समय आपके रोल नंबर या सीरियल नंबर या फिर आपकी यूनिवर्सिटी नेम या फिर किसी और नेम में दिक्कत हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आप एग्जाम क्वालिफाई करके आपका जब चयन हो जाता है तो चयन के बाद आपका जो वेरिफिकेशन का नंबर आता है, तो वेरिफिकेशन के टाइम पर चूंकि आपके डॉक्यूमेंट में डिटेल अलग है, आपने फॉर्म फिल जो किया है उसमें डिटेल अलग है, इस आधार पर आपको रोक दिया जाता है और ऐसे में फिर आपको कोर्ट वगैरह भागना पड़ता है। तो वहाँ पर एक लंबी प्रक्रिया लगती है। तो इस तरह के उत्पीड़न से बचने के लिए यहाँ पर ओटीआर को भरवाया जा रहा है। ओटीआर भरवाने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी संस्था जो ओटीआर भरवा रही है उस संस्था में भविष्य में जो भी भर्तियां आएंगी उन सभी में वही डिटेल लग जाएगी, क्योंकि वो डिटेल कॉमन होगी। इसका चौथा रीजन ये है कि जब आप बार बार फॉर्म भरवाने जाते हैं तो बार बार आपके पैसे की भी हानि होती है। एक तो फीस तो जाती ही जाती है, जो भी फॉर्म आप भर रहे हैं उसकी फीस तो जाएगी जाएगी, साथ ही आपके जो साइबर कैफे वाले हैं वो भी अपना अतिरिक्त चार्ज आपसे वसूलते हैं। तो ओटीआर भरने का रीजन ये है, ओटीआर में क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी डिटेल लग जाएगी और जो भी संस्था ओटीआर भरवाएगी भविष्य में जो भी भर्तियां उस संस्था के द्वारा निकाली जाएंगी उन सभी में वही डिटेल लगेगी। नहीं, मान लीजिए आप यूपीपीएससी की जो वैकेंसी है, जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं और आप उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको ओटीआर वाले डैशबोर्ड में उसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक के दौरान आपसे वहाँ पर आपकी बुनियादी डिटेल पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि डिटेल जो है ओटीआर से फैच होकर वहाँ पर लग जाएगी। वहाँ पर फिर आपको डायरेक्ट उसकी फीस कटवानी होगी। तो ऐसे में आपका समय भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा। ये पैसा बचने का मतलब ये है कि जो आपका साइबर कैफे का फीस वगैरह है वो आपकी बच जाएगी। तो ये ओटीआर भरवाने का कुछ रीजन है। तो अब हम लोग आते हैं ओटीआर वाले सेक्शन पर और देखते हैं कि ओटीआर में हमें क्या क्या डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गूगल पर चलकर यूपीपीएससी को सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ यूपीपीएससी और जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पर आपके सामने सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट लिखकर आ रही है। तो हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यूपीपीएससी का जो होम पेज है ये खुलकर आ जाएगा और होम पेज पर ही यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर फॉर एप्लीकेंट्स। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एक नई विंडो खुलकर आ जाएगी। इस विंडो में नीचे चलने पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। रजिस्टर नाउ, यानी अगर आप नए कैंडिडेट हैं, अभी तक ओटीआर नहीं भरा है, तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपको अपना मोबाइल नंबर या अपनी ईमेल आईडी चेंज करनी है तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से आप अपना फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नए कैंडिडेट हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रजिस्टर नाउ पर जाएंगे। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही एक नई विंडो खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर आप चलेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके पहले स्टेप में, स्टेप 1 में आपसे ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है। आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है और अपना मोबाइल नंबर डालना है और इन दोनों को वेरीफाई कराना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक टेम्प्रेरी मेल आईडी ली है और एक टेम्प्रेरी मोबाइल नंबर लिया है। क्योंकि मैं आपको ये प्रक्रिया दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा, केवल समझाऊँगा पूरा। तो मैं यहाँ पर एक टेम्प्रेरी मेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर एक टेम्प्रेरी मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और फिर मैं इसे वेरीफाई करूँगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाएगा कि गेट OTP ऑन ईमेल आईडी, यानी ईमेल आईडी पर OTP आएगी, फिर आपको उसको वेरीफाई करना होगा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो अब मैं मोबाइल नंबर पर OTP भेजूँगा। तो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही वेरीफाई हो चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फिलिंग डिटेल इन OTR, इस पर क्लिक करना है। तो आपका जो स्टेप 1 है ये पूरा हो गया है। इसके बाद स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या करना है, आपको अपनी जो आधार नंबर है, आपका जो आधार बना हुआ है, उसके लास्ट के 6 अंकों की डिटेल यहाँ पर भरनी है। तो देखिए मैं यहाँ पर डमी रजिस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक ऐसे कोई रैंडमली 6 डिजिट डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 6 डिजिट डाल दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका फिर ऑप्शन पूछा गया है एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल, जो अभ्यर्थी की पर्सनल डिटेल है वो भरवाई गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या 3 सेक्शन है। पिछली बार वाली वीडियो में कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे थे। जैसे कई बार क्या है कि कुछ अभ्यर्थियों के नाम सिंगल होते हैं, कुछ अभ्यर्थियों के नाम में डबल नाम होते हैं, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है। कुछ अभ्यर्थियों के नाम लंबे होते हैं, तो वहाँ पर फर्स्ट, मिडिल और लास्ट हो जाता है। तो अगर आपका नाम केवल सिंगल है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम अनुराग है, तो वो केवल यहाँ पर फर्स्ट नेम में ही अपना नाम अनुराग डाल दे। और किसी व्यक्ति का नाम मान लीजिए अनुराग सिंह सोलंकी वगैरह, या फिर कोई भी और नाम ले सकते हैं आप। तो क्या करेंगे, आप पहले वाले में अनुराग डालेंगे, दूसरे वाले में सिंह डालेंगे और तीसरे वाले में सोलंकी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे नाम लूँगा जो कि इन तीनों में फिल हो जाएं। तो मैं यहाँ पर अनुराग नाम लूँगा। देखिए आपको फिर से ध्यान रखना है, जब भी आप कोई डिटेल फिल करेंगे तो अपना कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे, ताकि आप जो भी डिटेल फिल करें वो कैपिटल लेटर में फिल हो। तो मैंने अपना कैप्स लॉक ऑन कर लिया और मैं यहाँ पर डिटेल डाल देता हूँ। इसके बाद आपको अपना जो जेंडर है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो मेल मैंने सर्च कर लिया और कोई भी DOB मैं यहाँ ले लेता हूँ। फिर आपसे आपका डोमिसाइल पूछा जाएगा, यानी आप कहाँ के मूल निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का भर दीजिए, सबसे ऊपर ही विकल्प आ रहा है। और कहीं अदर स्टेट के हैं फिर आप अदर स्टेट का भर दीजिए। तो मैंने यूपी का भर दिया है। इसके बाद कैटेगरी आती है। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो लोग यूपी के हैं उन्हें अपनी कैटेगरी फिल करनी है, और जो लोग अदर स्टेट के हैं, चाहे वो SC के हों या OBC को हों, उनकी यूपी में कैटेगरी जनरल हो जाएगी। क्योंकि जब आप अपनी स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं तो फिर वहाँ पर आप जनरल में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी क्या कर देता हूँ, जनरल में भर देता हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई बिहार का कैंडिडेट है और वो SC कैंडिडेट है और यूपी में फॉर्म भरना चाह रहा है, तो वो यहाँ पर SC में काउंट नहीं होगा, वो यहाँ पर जनरल में काउंट होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी अदर स्टेट में जब आप जाएंगे, यानी आपके होम स्टेट में आपकी कास्ट मान लीजिए कुछ भी है, कोई भी कैटेगरी में आप आते हो, लेकिन आप अदर स्टेट में जब जाएंगे, चूंकि आप अदर स्टेट के निवासी नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो डोमिसाइल होगा वो काम नहीं करेगा। वहाँ पर आप एज ए जनरल कैंडिडेट के तौर पर काउंट किए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको अपने पिता की डिटेल भरनी है, तो मैं भर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड है वो मैं डाल रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पर रजिस्टर कर देता हूँ। अब देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ से आपको लॉगिन करना है। तो अब आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए लॉगिन के कई तरीके हैं। या तो आप OTP थ्रू कर सकते हैं लॉगिन, या फिर आप पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। चूँकि अभी तक हमने पासवर्ड बनाया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, OTP के थ्रू लॉगिन करेंगे। तो OTP में भी यहाँ पर दिया हुआ है, चाहे तो आप मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आपका जो OTR नंबर जनरेट होगा उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं।
तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम थ्रू OTP और मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपसे आपका जो पासवर्ड है वो भरवाया जाएगा। आपको पासवर्ड इस तरह का भरना है जिसमें कुछ लेटर कैपिटल लेटर में आ जाएं, कुछ लेटर स्मॉल लेटर में आ जाएं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाएं और कुछ आपके नंबर्स आ जाएं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेता हूँ। और देखिए पासवर्ड बनाते टाइम पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है उसे आप ऑफ कर लीजिए, क्योंकि कैप्स लॉक ऑन होगा तो जो भी आप लेटर लिखेंगे वो सभी कैपिटल में जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको फिर से लॉगिन करना होगा। तो क्लिक हेयर टू लॉगिन फर्स्ट टाइम, इस पर क्लिक करेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर आपका जो पेज है ये खुलकर आ गया है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी कैंडिडेट डिटेल है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत विवरण, अदर पर्सनल डिटेल यानी अन्य व्यक्तिगत विवरण, दूरसंचार पते का विवरण, शैक्षणिक विवरण, आपके फोटो और हस्ताक्षर। अगर आपका कोई अनुभव है तो आप उसे फिल कर सकते हैं, और आपका जो पुनरावलोकन करें या सबमिट करें ये विकल्प है। तो हम यहाँ पर देखते जाएंगे हमें क्या क्या फिल करना है। देखिए कुछ डिटेल जो थी वो हमने स्टार्टिंग में ही भर दी थी, तो वो तो आपको यहाँ पर दिख गई होंगी। जैसे आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर के पीछे के 6 डिजिट, आपका पहला नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम, जेंडर क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें तो आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें भर दी हैं। इसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कब की है। तो हाई स्कूल आपने की है तो आप टिक लगाएंगे इस पर। और आपके बोर्ड का नाम क्या है तो आप बोर्ड भर देंगे यहाँ पर। बोर्ड में जैसे ही आप डालेंगे उत्तर प्रदेश, तो आ गया यहाँ पर। कौन सी ईयर में की है आपने तो वो ईयर भर देंगे। आपका रोल नंबर, कोई भी रोल नंबर आप, अभी तो मैं डाल दे रहा हूँ बनाकर, ऐसे इंटरमीडिएट की भर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो इसका पहला पार्ट है उसके लिए सबमिट कर दिया है। पर्सनल डिटेल के बाद फिर आपका अगला सेक्शन आएगा अदर पर्सनल डिटेल यानी अन्य व्यक्तिगत विवरण। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है सिटीजनशिप या नेशनलिटी के बारे में, आप यानी आपकी नागरिकता कहाँ की है, तो आपको भर देना सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी आपका गृह जिला कौन सा है। तो जैसा कि आपको याद होगा OTR की प्रक्रिया के स्टार्टिंग में ही आपसे आपका राज्य पूछा जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में यूपी भरा था, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर यूपी से संबंधित जिले दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए आप यूपी से बाहर के हैं और आप संबंधित राज्य को भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर वही जिले दिखाई देंगे जो कि आपके राज्य के जिले हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है मैरिटल स्टेटस यानी आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है। अगर आप सिंगल हैं सिंगल भर दीजिए, शादीशुदा हैं तो मैरिड कर दीजिए, विधवा हैं तो विडो कर दीजिए, तलाकशुदा हैं तो डाइवोर्सी कर दीजिए। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी हैं। अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद फिर आपसे पूछा गया है एक्स आर्मी या फिर यहाँ पर संबंधित जो जॉब दी हुई हैं कि आप उनमें काम कर चुके हैं। अब देखिए अगर आपने आर्मी में जॉब की है तो आपको क्या करना है, आर यू एक्स आर्मी वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, अपनी सर्विस ड्यूरेशन यहाँ डालनी होगी कि आपने आर्मी में कितने समय से लेकर कितने समय तक जॉब की है, वो टाइम यहाँ पे डालना होगा। और आपने रिटायरमेंट यहाँ से कब लिया वो रिटायरमेंट की डेट यहाँ पर भरनी होगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं नॉर्मल हूँ तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। इसके बाद फिर आपका अगला विकल्प आएगा एप्लीकेंट्स फिजिकली हैंडीकैप्ड दिव्यांगजन डिटेल, यानी ऐसे अभ्यर्थी जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या दिव्यांगजन हैं। अगर मान लीजिए आप नॉर्मल हैं नो कर दीजिए, अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपको यस करना होगा। और यस करते ही फिर आपसे आगे की डिटेल पूछी जाएगी, यानी आपका दिव्यांगता प्रकार कौन सा है वो पूछा जाएगा। आर यू ब्लाइंड ऑफ हैव विजन प्रॉब्लम, कि आप अंधे हैं या फिर आपको विजन की कोई प्रॉब्लम है। अगर है तो हाँ कर दीजिए। हाँ करते ही फिर पूछा जाएगा कि आपकी जो ब्लाइंडनेस है यानी अंधापन है उसका परसेंटेज कितना है, वो आपको यहाँ पे भरना होगा। ब्लाइंडनेस है, पूरी तरह से ब्लाइंड है या फिर आपको लो विजन है, वो आपको यहाँ पे भरना होगा, क्लिक करना होगा उस पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर नहीं हैं
यानी आप आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद दिव्यांगता में वही अगला ही है, वो है आर यू डीफ और हैव हियरिंग प्रॉब्लम, कि आप बहरे हैं या फिर आपको कोई सुनने में प्रॉब्लम है। अगर है तो हाँ कर दीजिए और नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पर भी सेम विकल्प हैं जो ब्लाइंडनेस वाली में थे। इसके बाद फिर आपसे अगला पूछा गया है, हैव यू एनी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि आपको कोई न्यूरोलॉजिकल विकार है। अगर है तो हाँ कर दीजिए। और हाँ करते ही यहाँ पर जो न्यूरोलॉजिकल विकार हैं उनकी लिस्ट दी हुई है। ऑटिज्म से पीड़ित हैं या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मेंटल इलनेस है, क्या है इसमें से आपको उस पर क्लिक कर देना है और उसका परसेंटेज यहाँ पे डालना है। और नहीं है तो नो कर दीजिए। अंत में पूछा गया है, हैव यू मल्टीपल डिसेबिलिटी, कि आपको एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है। अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर इधर पूछा गया है, हैव यू एनी फिजिकल प्रॉब्लम, कि आपको कोई गत्यात्मक प्रॉब्लम है, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम है। अगर है तो यस कर दीजिए और फिर परसेंटेज यहाँ पे डालना होगा, कितना परसेंटेज है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो वन आर्म इफेक्टेड है, राइट या लेफ्ट जो भी है, वो आपको भर देना है, टिक कर देना है यहाँ पर। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे दिव्यांगता वाला पूरा कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा स्किल्ड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल, नहीं अगर आप कोई खिलाड़ी रहे हैं तो आपको डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप किसी गेम में पार्टिसिपेट किए हैं तो आप यस कर दीजिए। यस करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आप किस स्तर के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय स्तर के हैं तो नेशनल लेवल भर दीजिए, राज्य स्तरीय हैं तो स्टेट लेवल भर दीजिए, जिला स्तरीय हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल भर दीजिए। अगर आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे खेला है तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल भर दीजिए। अगर आप खिलाड़ी नहीं हैं तो नो कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछा गया है एनसीसी डिटेल, यानी ऐसे कैंडिडेट जो कभी एनसीसी के सदस्य रहे हैं उनसे डिटेल पूछी गई है। अगर आपने एनसीसी ज्वाइन नहीं किया है नो कर दीजिए। अगर आप एनसीसी में रहे हैं तो यस कर दीजिए। और जैसे ही आप यस करेंगे फिर आपसे पूछा जाएगा कि एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास है, कौन से लेवल वाला सर्टिफिकेट आपके पास है, ए लेवल वाला है, बी लेवल वाला है, सी लेवल वाला है। तो जो भी है आप उसे फिल कर देना। आगे यहाँ पूछा गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, क्या आप सरकारी जॉब में रहे हैं। तो अगर आप नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आप प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं तो करंटली वर्किंग कर दीजिए। और करंटली वर्किंग करते ही आपसे पूछा जाएगा सर्विस ड्यूरेशन, यानी कितने समय से है, तो आप वो डिटेल यहाँ पे भर देंगे। या फिर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर देना है और फिर आपको अपनी वही सर्विस ड्यूरेशन यहाँ पे भरनी पड़ेगी। आगे यहाँ पर आप सेव कर देंगे और सेव करने के साथ ही आपका अदर पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन जो है ये पूरा हो जाएगा। अब आपका कम्युनिकेशन डिटेल वाला सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये ऑलरेडी यहाँ पर भरी हुई है और वेरीफाई भी हो चुकी है, तो इसमें आप कुछ फेरबदल नहीं कर सकते हैं। आगे यहाँ पूछा गया ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी आपके पास कोई वैकल्पिक मोबाइल नंबर है, अगर है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी वाला साइन नहीं है। देखिए जिनके आगे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, उनको आपको भरना ही भरना पड़ेगा। इसी तरह से ऑल्टरनेट ईमेल आईडी का भी है, अगर आपके पास ऑल्टरनेट ईमेल आईडी है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद फिर आ जाता है परमानेंट एड्रेस डिटेल, यानी आपका स्थायी पता। तो यहाँ पर आपको भरना है केयर ऑफ नेम, यानी आपके संरक्षणकर्ता कौन है। आपकी माता हो सकती हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसको उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद फिर आपका एड्रेस लाइन 1, यानी आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस अगर आपका ज़्यादा लंबा है तो आप एड्रेस लाइन 2 में उसे भर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बलरामपुर जिला भरा है। फिर आपसे पूछा जाएगा आपकी तहसील कौन सी है, तो आपकी जो भी तहसील है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। और देखिए तहसील सेलेक्ट करते ही फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका एरिया कौन सा है, अर्बन है या रूरल है। मान लीजिए आप अर्बन एरिया के निवासी हैं और आपने इस पर क्लिक कर दिया, तो अर्बन पर क्लिक करते ही फिर आपके सामने विकल्प आ जाएंगे, नगर पंचायत है या नगर पालिका है, जो भी आप फिल कर देंगे। वार्ड का नाम क्या है वो आप फिल कर देंगे, मोहल्ला का नाम क्या है वो आप यहाँ पे भर देंगे। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टार नहीं लगा है, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं और छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जो पूछा जा रहा है वो आप भर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप अर्बन के निवासी नहीं है, रूरल के हैं, तो यहाँ पे रूरल पे क्लिक कर देना है। और रूरल पे क्लिक करते ही फिर आपसे आपका ब्लॉक नेम और विलेज नेम पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ब्लॉक नेम जो है
मैंडेटरी है, भरना ही भरना है, कौन सी ब्लॉक के आप हैं। तो मैंने यहाँ पे बलरामपुर ब्लॉक भर दिया। फिर पूछा गया न्याय या ग्राम पंचायत कौन सी है, अगर आपको पता है तो भर दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। विलेज नेम, क्योंकि विलेज नेम के आगे भी यहाँ पर मैंडेटरी साइन लगा हुआ है तो आपको भरना पड़ेगा कौन सा गांव है, तो आप वो भर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपका पुलिस स्टेशन यानी आपका थाना कौन सा है, आपका जो भी थाना है वो आप थाना भर दीजिए। फिर आगे पूछा गया है कि आपका हाउस नंबर यानी आपका जो मकान नंबर है वो कौन सा है, आप भर दीजिए यहाँ पर। स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस कौन सा है, भर दीजिए। पिन कोड, देखिए यहाँ पर ध्यान देना, हाउस नंबर अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, और यहाँ पे मैंडेटरी का साइन भी नहीं है। इसी तरह से स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी का साइन नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डालना पड़ेगा, क्योंकि पिन कोड के आगे यहाँ पे मैंडेटरी का साइन लगा हुआ है। इसके बाद फिर आपका करस्पॉन्डेंट मेलिंग एड्रेस, कहने का मतलब क्या है, वर्तमान में आपका स्थायी पता और करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है या अलग अलग हैं। मान लीजिए आप यूपी के निवासी हैं, कहीं अदर स्टेट में नौकरी कर रहे हैं, तो आपको स्थायी पते में तो आपका जो घर वाला पता है वो आपको डालना पड़ेगा, और करस्पॉन्डेंट वाले में जहाँ पर आप वर्तमान में हैं वो पता वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अगर आपका दोनों सेम है तो आप सेम एज परमानेंट कर दीजिए, तो यहाँ पर वो डिटेल जो है ऑलरेडी फिल होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अब वो डिटेल फिल होकर आ गई है, जो आपके ऊपर थी वही डिटेल यहाँ पर नीचे आ जाएगी। क्योंकि मैंने अभी भरी नहीं है इस वजह से ये यहाँ पर नहीं आई है, और जैसे ही मैं भर दूंगा वैसे ही यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होंगी। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन डिटेल है। देखिए ये सेक्शन आपको बहुत सावधानीपूर्वक भरना है। यहाँ पर आपको 3 विकल्प मिलेंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या वोकेशनल क्वालिफिकेशन। एकेडमिक का मतलब क्या होता है, आपने जो 10th 12th बीए या बीएससी बीकॉम, या फिर आपने पीजी में एमए एमएससी एमकॉम या एमएड या बीए के बाद या बीएससी का बीएड की है, ये सब एकेडमिक में काउंट होते हैं। अगर आपने 12th के बाद कोई पेशेवर कोर्स किया है, मान लीजिए आपने मेडिकल का कोर्स किया है, इंजीनियरिंग का किया है, मैनेजमेंट का किया है, तो आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भरेंगे। अगर आपने 12th के बाद कोई वोकेशनल क्वालिफिकेशन ली है यानी व्यावसायिक शिक्षा ली है, तो आप वोकेशनल में जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी एकेडमिक डिटेल भरनी होगी, और एकेडमिक डिटेल में ही आपका हाई स्कूल और इंटर आएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट। तो मैं सबसे पहले हाई स्कूल डिटेल भरूंगा। मैंने हाई स्कूल पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपसे पूछेगा हाई स्कूल आपने आर्ट्स से की है या साइंस से, तो साइंस में भर दे रहा हूं। उसके बाद फिर आपसे पूछा जाएगा आपका जो बोर्ड नेम है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम है वो क्या है। उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश भर देता हूं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कॉलेज या स्कूल का नाम क्या है, तो यहां पर भी आपके ऊपर है, भरना चाहे तो भर सकते हैं, छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। कॉलेज या स्कूल का एड्रेस, ये भी मैंडेटरी नहीं है, भरना चाहे तो भर सकते हैं। ईयर ऑफ एडमिशन, आपने एडमिशन किस वर्ष लिया था। देखिए कई बच्चे जो हैं 10th 12th को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि कई सारे यूट्यूब वीडियो में भी बच्चों को कंफ्यूज कर दिया है। देखिए मैं खुद एक शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के साथ साथ मेरा खुद का एक विद्यालय भी है, और वहाँ पर भी मैं 10th और 12th के रजिस्ट्रेशन करता हूँ। तो 10th के रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो डायरेक्ट 10th में नहीं होते हैं, 9th से होते हैं। बोर्ड के रजिस्ट्रेशन 9th से होते हैं। 11th में जब आप 10th का 11th में जाते हैं तो 11th से ही आपके बोर्ड के रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। कभी भी आपने देखा होगा यूपी बोर्ड की जो मार्कशीट आती है, यूपी बोर्ड की जो नामावली निकलती हैं, उनमें सेशन लिखा होता है, जैसे 2022-23, तो वहाँ पर लिखा होगा 2022 से लेकर 24 तक। 2022 में अगर किसी बच्चे ने 9th में रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसकी 24 में कंप्लीट होगी 10th, तो 2-2 साल का होता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने गलती की है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यहाँ पे 1 ईयर काउंट किया है। मुझे यूपी का पता है, यूपी में 1 ईयर का नहीं होता, यूपी में 2 साल का होता है, क्योंकि आपके यूपी में जो बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होता है वो 9th से ही होता है, 10th में नहीं होता है, 9th से ही रजिस्ट्रेशन होता है, और उसी बेस पर 10th में जाकर या 12th में जाकर जो बोर्ड का रोल नंबर है वो जनरेट होता है। तो यहाँ पर आपको जो ईयर ऑफ एडमिशन है, यानी कि आपने 9th में एडमिशन कब लिया था, वो डिटेल यहाँ पे भरनी है। तो मैं यहाँ पर 9th वाला भर दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपने 9th में 2012 में लिया है, ठीक है। तो आपकी ईयर ऑफ पासिंग क्या होगी, 2 साल के हिसाब से लगा दीजिए, आपकी पासिंग होगी 2014 की। तो आपकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 2 साल की हो गई। एवेल्यूएशन टाइप क्या था, अब देखिए डेट ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या है, आपका जो
सर्टिफिकेट आएगा, यानी आपकी जो सनद बोली जाती है यूपी में, उस सनद की जारी करने की डेट क्या है उसके नीचे लिखी होती है। अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। एवेल्यूशन टाइप क्या है, यानी कि मार्क्स सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है, CGPA है, ग्रेड है, पॉइंट है, जो भी है यूपी में मार्क्स चलते हैं। यानी मेरे टाइम पे मार्क्स ही थे, अब आके आप ग्रेड सिस्टम हो गया है, तो मार्क्स आपको भर देने हैं, कितने आपने ऑब्टेन किए हैं, कितने आपने प्राप्त किए हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ऐसे करके आप फिल कर देंगे। डिवीजन कौन सी बनी है आपकी वो आप भर देंगे। रोल नंबर क्या है, आपकी जो मार्कशीट पर रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको फिल करना है, और मार्कशीट या सर्टिफिकेट का जो नंबर वहाँ पे लिखा होता है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक डिटेल भर के दिखा दे रहा हूँ, डमी डिटेल मैं यहाँ डाल रहा हूँ। तो मैं मार्क्स भर दे रहा हूँ 400, 600 का पूर्णांक होता है हाई स्कूल में। यहाँ पे डिवीजन होगी फर्स्ट, रोल नंबर मैं कोई भी डाल दे रहा हूँ, और सर्टिफिकेट नंबर भी मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, और मैं सेव कर दे रहा हूँ। तो सेव करते ही हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पर आ गई है। अब आगे आपको इंटर की भरनी है, तो यहाँ पर आपने इंटर कर दिया, इंटरमीडिएट कर दिया। इंटरमीडिएट में आप पहुँचे तो आपने किससे किया इंटरमीडिएट, आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स से किया, एग्रीकल्चर से किया, जो भी किया है आप भर दीजिए। बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी है, उत्तर प्रदेश, तो मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड भर दे रहा हूँ। फिर आगे वही पूछा गया है कॉलेज या स्कूल का नाम क्या है, भरना चाहे तो भर सकते हैं। कॉलेज या स्कूल का पता क्या है, ये मैंडेटरी नहीं है दोनों चीज़ें। ईयर ऑफ एडमिशन, फिर से यहाँ पर ध्यान यही देना है, जिस साल आपकी 10th कंप्लीट होगी उसी साल आपको अपना एडमिशन दिखाना है। अमूमन यही होता है कि आप 10th के बाद, 10th की जैसे ही आपको मार्कशीट मिल जाती है वैसे ही आप 11th में एडमिशन ले लेते हैं। तो हमारी 10th यहाँ पर कंप्लीट कब हुई है, 14 में हुई है, तो हमारा एडमिशन कब हुआ होगा, 14 में ही हुआ होगा 11th में। तो हमें क्या भरना है, 2014। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आपका 2 साल का ही है, 1 साल का नहीं है। ये बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, 10th 12th 1 साल की नहीं होती, 2-2 साल की है ये। ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा, ईयर ऑफ पासिंग आपका 2016 होगा। देखिए मैं यहाँ पर जनरली बता रहा हूँ, हो सकता है कोई बच्चा अपवाद हो, अपवाद का मतलब ये है कि उसने 10th के बाद गैप कर दिया हो, तो उसके में फिर गैप आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो जनरली होता है वो मैं बता रहा हूँ। कोई बच्चा मान लीजिए कोई बीमारी में या कोई परेशानी में फंस गया हो, पेपर नहीं दे पाया हो, उसकी ड्यूरेशन बढ़ गई हो, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर वो ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। फिर ये मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, ये जनरली मैं डिटेल भर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सामान्य बच्चा है। तो कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है आपकी, 2 साल है। इवैल्यूएशन टाइप क्या है, तो मैं मार्क्स भर दे रहा हूँ। तो कितने अंक मैंने प्राप्त किए हैं वो मैं भर दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर यूपी बोर्ड में 12th का जो पूर्णांक होता है वो 500 का होता है, तो मैं 500 भर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो डिवीजन हो जाएगी फर्स्ट, रोल नंबर मैं कोई भी डाल दे रहा हूँ बनाकर, ऐसी मार्कशीट में भी मैंने, और मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। तो यहाँ पर आपका 10th और 12th का सेव हो गया। देखिए यहाँ तक आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की डिटेल जो है ये फिल हो गई है। इसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल आपको फिल करनी है। देखिए क्वालिफिकेशन में आप जाएंगे तो क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएशन डालेंगे, और क्वालिफिकेशन का कोर्स कौन सा है, बीएड है। देखिए बीएड जो है ये बीएससी के बाद होती है, ये आपको याद रखना है। बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, या बैचलर ऑफ लॉ है, एग्रीकल्चर है, कौन सा है आपको फिल कर देना है। देखिए मैं ये मान के चलता हूँ कोई बच्चा जो है उसने इंटर के बाद प्रोफेशनल कोर्स किया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर पूछा गया क्वालिफिकेशन का लेवल, तो लेवल आप ग्रेजुएशन भरेंगे। क्वालिफिकेशन कौन सी स्ट्रीम में आपने की है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, फार्मेसी है, आर्किटेक्चर है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, किस में किया है आपने, तो मैं इंजीनियरिंग चूज करता हूँ। आगे यहाँ पूछा गया इंजीनियरिंग में कौन सा क्वालिफिकेशन कोर्स है, तो यहाँ पे बीटेक है, बीटेक लेटरल एंट्री है, या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, मैं बीटेक भर दे रहा हूँ।
इसके बाद आपसे पूछा गया है क्वालिफिकेशन ट्रेड क्या है, यानी आपने बीटेक कौन सी ट्रेड में की है, सिविल में की है, सीएस में की है, आईटी में की है, मैकेनिकल में की है, कंप्यूटर साइंस में की है, या फिर बीटेक की यहाँ तमाम ट्रेड दी हुई हैं, जिस ट्रेड में आपने की है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं सीएस भर देता हूँ, कंप्यूटर साइंस भर देता हूँ। इसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम। तो अभी मैं ले रहा हूँ कोई सी यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे डाल दी मैंने। कॉलेज या स्कूल का नाम मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहें डाल सकते हैं। कॉलेज या स्कूल का एड्रेस डालना चाहें डाल सकते हैं। ईयर ऑफ एडमिशन, तो एक सामान्य बच्चा होने के नाते मैं ये मान के चलता हूँ किसी बच्चे ने इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के साथ साथ उसी साल उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है। तो आपने 12th जो है 2016 में कंप्लीट की है, तो मैं ये मान के चलता हूँ 2016 में इसने बीटेक में एडमिशन ले लिया है। देखिए बीटेक जो होती है 4 साल की होती है, तो इसने 16 में एडमिशन लिया है, तो ये 2020 में क्वालिफाई होगा। तो 2020 में इसकी कंप्लीट हो जाएगी पूरी। कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होगी, 4 साल। डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी जो आपकी फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर लिखा होगा। एवल्यूशन टाइप क्या है, मार्क्स है, परसेंटेज है, सीजीपी है, ग्रेड है, पॉइंट है, जो भी है भर दीजिए आप। तो मार्क्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन हैं और कितने मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। ऑब्टेन में भर दे रहा हूँ, मान लीजिए 1800, मैक्सिमम 2200, डिवीजन मैंने भर दी यहाँ पे फर्स्ट। रोल नंबर मैंडेटरी है, वो आपको डालना पड़ेगा, तो मैं कोई भी रोल नंबर अभी डाल दे रहा हूँ यहाँ पर। मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर डालना चाहे डाल सकते हैं, और नहीं डालना चाह रहे हैं नहीं डालिए। तो सेव कर दे रहा हूँ। देखिए सेव करते ही यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और आपकी ग्रेजुएशन की यहाँ पे डिटेल आ गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड वगैरह किया है तो बीएड की डिटेल सेम ऐसे ही भर सकते हैं एकेडमिक में जाकर आप। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद पीजी किया है तो पीजी की डिटेल ऐसे ही भर सकते हैं आप। तो मैं मान के चलता हूँ बच्चे ने हाई स्कूल किया है, इंटरमीडिएट किया है और ग्रेजुएशन किया है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, इसे सेव कर कर। अब आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो सिग्नेचर के लिए यहाँ दिया हुआ है कितने केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गाइडलाइन दी हुई है कि कितने से ऊपर नहीं होना चाहिए फ़ोटो। या देखिए फ़ोटो का साइज बताया गया है कि फ़ोटो जो है आपका 50 केबी से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है 30 केबी से कम होना चाहिए। फ़ोटो का डायमेंशन बताया गया है 5 सेंटीमीटर विड्थ और 6 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ऐसे सिग्नेचर का बताया गया 6 सेंटीमीटर विड्थ हो और 3 सेंटीमीटर हाइट हो। DPI सेटिंग 200 DPI का हो और ये भी 200 DPI का हो। तो देखिए मैं यहाँ पर एक डमी फ़ोटो अपलोड कर दे रहा हूँ। और मैंने सेव कर दिया। देखिए यहाँ पर मैंने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद फिर मैं अगले सेक्शन पे बढ़ता हूँ। इसके बाद है एक्सपीरियंस डिटेल। ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, आपके अनुभव का विवरण है। अगर आप भरना चाह रहे हैं तो भर सकते हैं और छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शनल जो डिटेल है ये वाली एक्सपीरियंस वाली, इसमें एम्प्लॉयर डिटेल, यानी आपको नियोक्ता, यानी जो संस्था या जो व्यक्ति जो कि आपको अपने यहाँ जॉब पर रख रहा है, आपको पहले उसका विवरण भरना है। फिर उसके बाद आपको फिर अपना विवरण भरना है। तो देखिए आपको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाना है, आपको ये ऑप्शन छोड़ देना है। इसे नहीं भरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शनल है ये। देखिए पूरा भरने के बाद फिर आपकी डिटेल आ जाएगी, प्रीव्यू एंड सबमिट वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि आपका नाम क्या है, आपने जो डिटेल भरी है वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, आप देख पाएंगे यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन करनी है।
और इन पर टिक लगा देना है। टिक लगाते ही आपको करना है फाइनल सबमिट। अगर आपके इसमें जो आपने विवरण भरा है इसमें कोई मिस्टेक है तो एडिट या मॉडिफिकेशन करके उसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप फाइनली सबमिट कर देंगे। तो मैं सबमिट कर दे रहा हूँ। और देखिए सबमिट हो गया है। यहाँ से फाइनल सबमिशन के बाद हम लोग डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर देखिए स्टेटस दिखेगा, प्रोफाइल प्रोग्रेस का और प्रोफाइल ओवरव्यू दिखेगा। देखिए अभी आपका OTR जनरेट नहीं हुआ है। यहाँ पर राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे एक लॉक सा बना रहा है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब ये है कि ये OTR की जो डिटेल आपने भरी है इसमें लगभग वेरीफाई होने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। और जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी वैसे ही आपका OTR नंबर जनरेट हो जाएगा और OTR नंबर आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। आप लोगों को उसको नोट डाउन कर लेना है। चूंकि हमने ये फॉर्म जो है आपको केवल दिखाने के लिए डमी फॉर्म भरा है तो इसका OTR जनरेट होना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से OTR से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और पूरी प्रक्रिया समझ में भी आ गई होगी। इसके बावजूद भी कोई अभ्यर्थी किसी को अगर दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में या कोई ऐसा सेक्शन है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट में उसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।